नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि संसद में क्या कुछ हो रहा है। लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कमर कस चुका है बजट को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्या चल रहा है दोनों पक्षों में, इस पर करेंगे बात। साथ ही आज की खास चर्चा होगी कि जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें ईडी की चार्जशीट बड़े बड़े खुलासे कर रही है। पहली बार इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल भी घेरे में आ गए हैं। उन पर भी सवाल उठे हैं कि किस तरह से वो पैसा उन तक भी पहुंचा और पार्टी ने किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया था। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी में जो मोतियाबिंद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने खुद तारीफ की है। और बात करेंगे असम की भी। असम में खास तौर पर बाल विवाह को लेकर सरकार बेहद सख्त हो गई है, कार्रवाई की जा रही है वहां पर आज से इस मामले में। इन सब मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा का कामकाज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए एक नाम अखंड कीर्तन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को भी करेंगे संबोधित। जोधपुर में चल रही G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बैठक से रोजगार सृजन की दिशा में मिलेगी बड़ी मदद। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, देश के 55 विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएंगी G20 से जुड़ी बैठकें। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज। भाजपा विजय संकल्प रैली के साथ चुनाव प्रचार अभियान की करेगी शुरुआत। बाकी दलों ने भी शुरू किया प्रचार अभियान। 60 सीटों के लिए कुल 259 प्रत्याशी मैदान में। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव में भाजपा का लहराया परचम। 5 में से 4 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते। वहीं महाराष्ट्र में 2 आघाड़ी गठबंधन के खाते में, जबकि भाजपा और निर्दलीय ने जीती 1-1 सीट। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित महान फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ का निधन। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रशंसक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताया दुख। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात करते हैं अपने एजेंडों की। और आज का पहला एजेंडा हमारा संसद से है कि संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। लोकसभा इस वजह से 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा था और राज्यसभा की कार्यवाही भी 2:30 बजे तक के लिए स्थगित है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उसी समय विपक्ष ने आज फिर से हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा में सभापति ने विपक्ष के रवैये को अनुचित ठहराया और कहा कि उनका यह तरीका सही नहीं है। दरअसल विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के 15 नोटिस नियम 267 के अंतर्गत दिए थे, लेकिन सभापति ने सभी को नियमों के अनुरूप नहीं होने की वजह से खारिज कर दिया। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं होने देना अनुचित है। संसद में इस बीच बीजेपी सांसदों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट चर्चा। केंद्रीय बजट की खूबियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे सत्ताधारी बीजेपी के सांसद और वित्त मंत्री वही चर्चा उनसे कर रही हैं। बजट को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों का अनेक बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कार्यक्रम है, जिसमें आसान शब्दों में वो बजट को समझाएंगे। दूसरी तरफ संसद सत्र के एजेंडे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों की भी मीटिंग। एकता की कोशिश है। दरअसल विपक्षी एकता की कोशिशें तो होती रही हैं, लेकिन वो नाकाम होती रही हैं। लेकिन क्या इस बार बजट सत्र में दिखेगी विपक्षी दलों की एकजुटता? ये बड़ा सवाल है।
और इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राष्ट्रपति जी का ये पहला भाषण था जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और उसमें व्यवधान नहीं डालने की परंपरा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार व्यवधान डाल रहा है। कल भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कि राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, हम धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति जी का ये पहला भाषण था, हम धन्यवाद प्रस्ताव को, ये जो परंपरा है इसमें हम डिस्टरबेंस नहीं करते हैं आमतौर पे, तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, बीएससी तय कर देगी। पर पहले बीएससी में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, उसको चर्चा जारी, अच्छा चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो फिर उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार, सीधे संसद भवन से जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा हो रहा है विपक्ष की तरफ से, आज भी हंगामा रहा और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा की 2:30 बजे तक के लिए, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा की तो अभी फिर से शुरू होगी, लेकिन लोकसभा में इस वक्त क्या नजर है? देखिए लालचंद, अभी लोकसभा की जो स्थिति है, अभी वहाँ पर सदन शुरू हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि हंगामा शोर शराबा सुबह से ही जो देखने को मिल रहा था दोनों सदनों में, जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी एक रणनीति के तहत हंगामा शोर शराबा किया और खासतौर से लोकसभा में उनकी तरफ से जो जेपीसी की मांग के जो नारेबाजी की गई, उसके चलते जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने शुरुआत में कोशिश की कि प्रश्नकाल को चलाया जाए और एक प्रश्न को लिया भी गया और उसका एक प्रश्न का जवाब भी मंत्री ने देने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अभी परिस्थितियां देखते हैं क्या होती हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एकजुटता लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो जिस मुद्दे को लेकर वो विपक्ष को लामबंद करना चाहते हैं वो कितनी कारगर होती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से भी अब कोशिशें साफ हैं कि आप अगर हंगामा करेंगे तो हम अपने जो कामकाज हैं उनको जनता के बीच में पहुंचाएंगे। और खास तौर से बजट को लेकर लालचंद उन्होंने जो रणनीति अपनाई है अपने सांसदों के साथ, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो या राज्यसभा के, आज वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने अलग अलग समूह बनाकर मंत्री परिषद के जो समूह हैं उनको 3 समूह में बांट दिया और उसके बाद खुद उन्होंने कहा कि जो 4 हमारे इस बजट के मूल मंत्र हैं, 4 बिंदु हैं, उनको हमें जनता के बीच में रखना है। खासतौर से वो महिला के सशक्तिकरण की बात हो, पर्यटन की बात हो, या फिर आम कारीगरों की बात हो, कामगार वर्ग की बात हो, और या फिर जो आपका एग्रीकल्चर है, जो हरित पट्टी का विस्तार है जिसमें कि एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है, उसको जो प्राथमिकता दी गई है, इन सभी बिंदुओं को लेकर उन्होंने सांसदों के बीच में रखा कि इन बिंदुओं को आप आसान तरीके से अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में और मंत्री स्तर पर कहा गया कि वो अलग अलग राज्यों की राजधानियों में और दिल्ली से भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी भी अन्य माध्यम से जनता से सीधे जुड़े। बिल्कुल ऋषि, कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी और आज फिर एक बार आपके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो विपक्षी दल हैं उनके पास तमाम मुद्दे होंगे और आप भी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो वो पूरा आयाम, पूरा फलक खुला हुआ होता है जिसमें विपक्षी दलों के सांसद जो उनके वक्ता हैं वो सारी बात रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का हंगामा अगर विपक्ष कर रहा है तो कोशिश क्या है? कोशिश अपने आप को नोटिस करवाने की है, क्योंकि हम जानते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो आपको पूरा मौका होता है कि आप हर एक मुद्दे पर बोल सकते हैं और बोलते भी हैं सांसद, पार्टियां रखती हैं सारी बात, फिर भी ये क्या कोशिश? अब देखिए, जहाँ तक विपक्ष की रणनीति की बात करें तो विपक्ष की पहली रणनीति यही है कि कहीं ना कहीं से हेडलाइन बनाई जाए और वो जिस मुद्दे को लेकर संसद में शोर शराबा कर रहे हैं उसको राष्ट्रीय फलक पर लाया जाए। और जिस तरीके से वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, संयुक्त संसदीय समिति की मांग के जरिए जांच कराना चाहते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है लालचंद जो आमतौर पर कभी पूरा होता नहीं है और विपक्ष की कोशिश यही रहती है कि जेपीसी की मांग को लेकर गतिरोध को
सामने लाना और उस गतिरोध के जरिए अपने मुद्दों को उजागर करना। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी रणनीति स्पष्ट है और फ्लोर पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बोलने का है और आप बोलना ही तो चाहते हैं, आप चर्चा चाहते हैं। अब जैसे राज्यसभा की बात करें तो वहां पर वो एक कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए इन चीजों को रखना चाहते हैं, यानी कि आप सारे कामकाज रोक दो और इस मुद्दे पर बातचीत करो। तो ये बात रखने का जो समय है वो तो राष्ट्रपति अभिभाषण के समय पर आप रख ही सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो चर्चा होती है वो एक ऐसा दायरा है जिसमें कि किसी भी आप विषय से जुड़े नहीं रह सकते, मतलब आपके हाथ में है कि आप चाहे जिस मुद्दे को उस चर्चा के दौरान उठाएं और आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की बंदिश नहीं होती। सही बात। तो उनके पास अवसर है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी जो मकसद यही है कि हंगामा खड़ा किया जाए। अच्छा, क्या ये भी कोशिश है, क्योंकि पिछले कई सत्रों में हमने देखा कि विपक्षी दलों की जो एकता की कोशिश है वो कामयाब नहीं रही, लेकिन क्या इसके बहाने ये भी कोशिश है कि विपक्षी दल एक साथ एक साझा मंच पर ज्यादा से ज्यादा दल नजर आए? हाँ, ये तो कोशिश है ही, क्योंकि एक और जो बदलाव खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में खड़ा कर पाएं। और जब कोई मुद्दा ऐसा होता है जिसमें कि आम लोगों से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो उसको लेकर उनकी कोशिश यही है कि इसको उन सबसे समझाया जाए कि ये हमारे पास अवसर है कि हम इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर सकते हैं। ये उसी का हिस्सा है। अब देखना होगा कि अब इस पर, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है और अभी दोपहर के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो विपक्ष का जो मूड है वो काफी हद तक बताएगा, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार के पास काफी स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के मुकाबले वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा अवसर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में लामबंद करके वो क्या कुछ कर पाते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम उनके जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे कि संसद में आखिर चल क्या रहा है, विपक्षी दलों की क्या रणनीति है और सरकार की क्या तैयारी है, खासतौर पर बजट को आम लोगों तक समझाने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और वो खास चर्चा जो होने वाली है, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पहली बार बड़ा खुलासा हुआ है, तो ये चर्चा जरूर देखिएगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम आज की खास चर्चा करने वाले हैं। और आज की खास चर्चा एक बड़े खुलासे पर जो ईडी ने की है, प्रवर्तन निदेशालय ने, और ये दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। तो आबकारी नीति में ये घोटाले को लेकर ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से। मामले में पहली बार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के रिश्वत के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक वीडियो कॉल का भी जिक्र किया है, और ईडी का कहना है कि ये वीडियो कॉल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और सीएम केजरीवाल के बीच हुई थी। समीर महेंद्रू गिरफ्तार भी हैं। ईडी का दावा है कि सीएम केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर से मिलकर काम करने के लिए कहा था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से मिले रकम का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया था।
चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के करीबी विजय नायर पर आरोप है कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़े सबूतों को मिटाने में पार्टी ने बड़ी तत्परता दिखाई थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस दौरान 13 बार फोन बदल लिए थे। सवाल यह है कि कोरोना महामारी के बीच नई आबकारी नीति लाने, शराब की बिक्री बढ़ाने और आनन फानन में नई नीति को बंद करने की वजह ही क्या थी। केजरीवाल ईडी की चार्जशीट को महज फिक्शन बताते हैं और इसे विधायकों की खरीद फरोख्त से जोड़कर पल्ला झाड़ते रहे हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। तो शराब कारोबार से जुड़े साउथ ग्रुप ने दिल्ली की इस आबकारी नीति में बड़ी भूमिका निभाई थी। और ये साउथ ग्रुप क्या है? ये साउथ ग्रुप तेलंगाना से है। दरअसल ईडी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी हवाला ट्रांजैक्शन के सिलसिले में लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कट्टर ईमानदार वाली सरकार को दिल्ली में घर घर शराब बंटवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? ये अब ईडी इसका खुलासा कर रही है कि इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान और हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी। नीरज सिंह हैं हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं विष्णु पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत विष्णु जी। और शिवम छाबड़ा जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शिवम जी। मैं पहले जरा इस मामले की परतें और ज्यादा खोलने के लिए नीरज की तरफ चलता हूं। नीरज, पहली बार ईडी कह रही है कि समीर महेंद्रू जो गिरफ्तार हैं इस मामले में, उनकी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई और ये भी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 13 बार फोन बदले। 13 ये मामले जो हैं, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट बहुत कुछ खुलासा कर रही है इस मामले का। नीरज, देखिए, बिल्कुल लालचंद, काफ़ी सारी चीज़ें इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासा हुई हैं और जिस वीडियो कॉल का आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो कॉल विजय नायर है। उसी ने ही इन दोनों के बीच में ये वीडियो कॉल करवाई थी और फेस टाइम कॉल इसको बोलते हैं। और अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ पर फेस टाइम कॉल है, उसकी जो सुविधा है वो आपको मिलती है। और उस सुविधा की खासियत यह है कि उसको आप ना तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना ही उसके बारे में जो पता है वो आपको लग सकता है। और वो जो फेस टाइम कॉल है वो विजय नायर है, उन्होंने ही करवाई थी समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच में। और जिसमें केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को ये कहा था कि जो विजय नायर हैं वो हमारे आदमी हैं, पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं और शराब कारोबार में अगर हमको आगे मिलकर काम करना है तो आप विजय नायर के साथ बातचीत कर लें। तो ये एक बड़ा संकेत है कि अगर कोई मुख्यमंत्री किसी कारोबारी से ये कह रहा है कि थर्ड पर्सन से आप मिलिए और शराब कारोबार में अब अगर आपको आगे जाना है तो आप जो विजय नायर है वो आपकी सहायता करेगा। और 13 बार फोन बदलने दूसरी बात, जो 13 जिन फोन को आप बदलने की बात कर रहे हैं वो फोन बदले नहीं है, डिस्ट्रॉय हुए हैं। अच्छा। दोनों में अंतर है। और दूसरों के नाम पर जो सिम कार्ड जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने हासिल किए थे और उनका इस्तेमाल किया था। तो आखिर उसका मकसद क्या था? 100 करोड़ की रकम गोवा में इलेक्शन है उसमें खर्च की गई। और इसके अलावा विजय नायर ने जो संपत्तियां अर्जित की उसका प्रयोग आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने व्यक्तिगत कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर किया। तो कई सारी चीजें खुलासा करती है ये ईडी की सप्लीमेंट चार्जशीट। जी बिल्कुल, कई सारी चीज़ों का खुलासा करती है, लेकिन हो सकता है कि भाई 13 बार फ़ोन को बर्बाद करने या उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे कोई सही सही कारण भी हो, लेकिन वो उस कारण को हम विष्णु पाठक जी से ही समझते हैं। विष्णु जी, 13 बार फ़ोन डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या किस वजह से डिस्ट्रॉय किया गया होगा? और ये भी कि सीएम साहब ने कहा मिलकर काम करो समीर महेंद्रू विजय नायर के साथ। नहीं, सीएम साहब ने कहा नहीं कहा ये तो ईडी बता रही है। और ये दूसरा सिस्टम जो मोदी जी के तोता है, अभी देश में समस्या, सुनिए, देश में अभी समस्या दूसरा चल रहा है। देश के लोगों का 8.5 लाख करोड़ रुपए लगभग वो अभी खतरे में है। एसबीआई और एलआईसी खतरे में है। ईडी का छापा पड़ना चाहिए। ड्रग्स का जो है कारोबार में पकड़ा गया, अडानी जी कई बार पकड़े गए हैं।
अदानी जी का पोर्ट से उस मुद्दे ड्रग्स का कारोबार हुआ, वहां संसद सुन खुला हुआ है। लीजिए अभी क्या है, अभी क्या है सर, हाँ, अभी क्या है संसद लालचंद खुला हुआ है जी? उसके लिए। अभी लालचंद जी क्या है कि पार्लियामेंट हाँ। में जोर शोर से हमारी पार्टी के नेता इस सवाल को उठा रहे हैं, बीजेपी सरकार, है। बीजेपी को हिट करना है, बीजेपी को हिट करना है तो सीबीआई आपका है, ईडी आपका है, और जितने भी लेकिन ये सिस्टम मामला तो आपका है, पहले से आप चल रहा है ना तेरह- विष्णु जी। नहीं, पहले आप 1 महीना पहले हुआ कि मनीष सिसोदिया जी का नाम चार्जशीट पे नहीं है, चुनाव वो के तो समय से सीबीआई पहले अलग से जमा आ जांच गया। कर रही है, सीबीआई सुनिए ना, मनीष सिसोदिया लालचंद के जी खिलाफ सुनिए, तो सीबीआई। लालचंद जी सुन लीजिए, जी जी ऐसा है कि अभी 3-4 दिन से देश में एक अलग तरह का बवाल, क्यों देश ठीक है, उस पर शिवम जी देश का जवाब पूरा देंगे। इकोनॉमी सिस्टम- मैं हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर हमारी बात रहे हैं सुन उस पर लीजिए। आइए। उसके लिए अब मीडिया में नया मुद्दा दिया गया है कि वहां से बात हुई 13 बार, बात हुई 13 बार, जो है ये तो नया फोन को मुद्दा तो डिप्लॉय नहीं किया है, गया। दिल्ली शराब घोटाला वाला मुद्दा नया तो नहीं है। 1 महीना ये तो पहले जब- आप ही के कार्यक्रम में हाँ, चार्जशीट पता थी तो लगा था, सप्लीमेंट्री सर, चार्जशीट। कि चार्जशीट में नहीं था, हाँ। आज चार्जशीट में हो गया, तो फिर सप्लीमेंट्री कल नहीं चार्जशीट होगा। इसी के लिए तो होती है ना। आप मुझे ये बताइए कि आप ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को क्या कह रहे हैं? क्या आप इसके बाद भी ये मानते हैं कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है, पैसे का हम क्या इस्तेमाल कह रहे गोवा हैं? चुनाव प्रचार में किया गया? सर हम कुछ नहीं कर रहे, ये देश की जनता और देश के नौजवान समझ रहे हैं, और दिल्ली की जनता भी समझ अच्छा, रही है ठीक है, ये ठीक है। खेल क्या चल रहा है। ठीक है, ये ठीक खेल है कि एक एक करके सरकार को तो चाहिए कि जितने भी पक्ष के नेता हैं, कोई सवाल उनके ऊपर कोई ना कोई केस ला के बंद कर देना चाहिए उनको। ठीक है, वो तो चलिए ये कर आप रहे हैं सरकार। आप ये कह रहे हैं कि 13 बार फोन जो डिस्ट्रॉय किया गया वो भी आपको लगता है कि डाइवर्ट करने के लिए ये बात कही जा रही है ईडी की तरफ हमको से? तो लगता नहीं। मैं आ रहा हूं नीरज, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन शिवम जी से जरा एक बार क्या शिवम जी, ये सारा कुछ आप डाइवर्ट करने के लिए ईडी कह रही है क्या कि 13 बार फोन डिस्ट्रॉय हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने वीडियो कॉल पर बातचीत की, उन पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, हालांकि कोई खास नतीजा नहीं निकला वहां गोवा चुनाव में इनके लिए, लेकिन ये जो बात कर रही है कि ये डाइवर्ट करने के लिए ईडी कर रही है? लालचंद जी, मैं बार एक बार आपके शो पे पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शराब नीति, दिल्ली की जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली करके आई थी, उसके बहुत सारे हिडन एजेंडा थे, और उसका हिडन एजेंडे का एक रूप हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो उससे अर्जित काला धन था, उस धन का उपयोग उन्होंने ना सिर्फ गोवा में किया बल्कि पंजाब में भरपूर मात्रा में किया। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, और निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी एक पॉलिसी के तौर पे कोई निर्णय होता है जी। तो अब आप इसको अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना या उनके हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता है। ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। अभी आपने माननीय पाठक जी से जो प्रश्न पूछा उसका जलेबी रूपी उत्तर उन्होंने जरूर दिया है, क्योंकि कहने का कि भाई इधर उधर की बात जरूर कर गए, लेकिन सही मायने हाँ, में उस पर उन्होंने जवाब दिया नहीं, बोला ये डाइवर्ट करवा रहे हैं ये लोग। हाँ। ये बात सत्य है, और ईडी की चार्जशीट के अंदर में उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कि सी अरविंद, एक अरविंद का नाम मैं ले रहा हूँ, जो डिप्टी सेक्रेटरी थे और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ अटैच थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि साहब जो दिल्ली की शराब नीति थी उसके अंदर में 12% का जो प्रॉफिट ये शराब कंपनियों को देना था, जिसके अंदर में अपन 6% उनका अनऑफिशियल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो देने की जो बात कही थी उसका कोई भी ड्राफ्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं था। ठीक है, इससे ज्यादा हम कह सकते हैं कि संदेहजनक बात क्या हो सकती है। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। नीरज, आप कुछ चर्चा में जोड़ना चाह रहे थे और खासतौर पर विष्णु जी की बातों पर आप कुछ उंगली उठाकर बोलना चाह रहे थे कि कुछ आप जोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ से, बताइए। देखिए, विष्णु जी के लिए मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये बता दें क्या समीर महेंद्रू के थ्रू जो रकम विजय नायर के पास पहुंची थी उसके तो बाया चेक सबूत भी है, क्या वो गलत थी? इसके अलावा जो साउथ के कारोबारी और जिनकी मुलाकात संजय सिंह के साथ हुई है, और इसके अलावा एक दिल्ली के कारोबारी हैं, उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से संजय सिंह ने कराई है, इसके तथ्य भी मौजूद हैं, क्या इससे इनकार कर रहे हैं वो? और इसके साथ ये भी पूछ लें कि अगर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं तो क्या सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मामले उठाए गए हैं, खासतौर से अदालत के द्वारा उस पर गंभीर टिप्पणियां की गई हैं, तो क्या अदालत भी मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है? ये आप सवाल पूछ लें। और दूसरा एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा, जो उप मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उसमें इस बात का भी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी उसमें इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया था कि शराब कारोबारियों को होलसेल स्तर पर जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा और एक के साथ एक फ्री देने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी, इसका भी जिक्र नहीं किया गया था। किन किन बातों से इनकार करेंगे विष्णु जी, बताइए। ये इतने सवाल उठ रहे हैं, किन किन चीजों से इनकार करेंगे, बताइए।
मैंने एक बात बताइए, अभी अभी इन्होंने कहा कि वो मिले वो मिले वो मिले, ठीक क्या है। राजनीति में राजनीतिक लोग किसी से मिलते नहीं है क्या? दूसरी हाँ, बात है कि जो मिलते अगर तो हैं, मिलने से लेकिन पहले चेक से पैसे देने का भी मिलने हाँ। से पहले उनको पता है क्या? मुलाकात मिलने- की थी। अरे हम सर यहाँ पे फोटो ले मोबाइल से लोड करके दिखा देते हैं कि आतंकवादी गृह मंत्री से मिल रहा है, जिसका क्या मतलब है? आप बताइए ना कि कश्मीर का आतंकवादी नहीं, बात जो खाली 6 मिलने महीने की पहले नहीं है। पकड़ा गया, गृह मंत्री आ रहा से हूँ नीरज, आ मिल रहा रहा हूँ। है। बात सिर्फ मिलने की नहीं है विष्णु जी, बात यह है कि एक तो पैसे का ट्रांजैक्शन देखिए, और वो भी मैं पैसे आपको का बता रहा हूं। ट्रांजैक्शन चेक के द्वारा, ये भी सोचिए। चेक से द्वारा क्या हुआ? किस पैसे का जिस ट्रांजैक्शन हुआ पैसे के बताइए? ट्रांजैक्शन का जिक्र अभी नीरज कर रहे थे कि उस पैसे का ट्रांजैक्शन तो चेक के द्वारा हुआ है। नहीं, नीरज जी को ये पता है कि पैसा ट्रांजैक्शन हुआ होगा चेक के द्वारा, वो किसके लिए हुआ ये भी तो बताए ना, क्योंकि देखिए फंसाने वाला अगर साथी हो हाँ, तो तो कुछ ना कुछ तो गेम रचेगा ही। ठीक है, वो गेम रचेगा। ठीक है। नीरज दिल्ली की नीरज जनता और नीरज देश की आपके जनता सवालों समझ को रही। टालेंगे नहीं, देखिएगा नीरज जवाब देंगे। जी, नीरज ये जी, बताइए, जी, वो जो चेक वाला पैसा का आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या ट्रांजैक्शन है नीरज? देखिए, समीर महेंद्रू की कंपनी ने विजय नायर की कंपनी को चेक दिया था। ठीक है। और विजय नायर कौन है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हाँ। जो कम्युनिकेशन है उसके हेड है अरविंद हाँ, आ रहा केजरीवाल हूं और विष्णु उप जी, आ रहा हूं। मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं। तो क्या वो चेक के थ्रू जो समीर महेंद्रू है उन्होंने रकम नहीं दी थी? और इसी आधार पर समीर महेंद्रू को गिरफ्तार भी किया गया था। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं हाँ, कि जब समीर महेंद्रू ये बता नहीं पाए थे कि ये रकम इन्होंने विजय नायर को क्यों दी है, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये आप बता दें, क्या ये जानकारी इनके पास है? और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो मुलाकात है वो आम मुलाकात नहीं हो रही थी लालचंद। उस मुलाकात में जो दिल्ली के कारोबारी हैं उनको एकत्र करने की बात की गई थी संजय सिंह के द्वारा। और ये कहा गया था कि जो कारोबारी हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, जो एमसीडी का चुनाव है उसके लिए फंडिंग का जो इंतजाम है वो करें। और उन्हीं कारोबारी को लेकर उप मुख्यमंत्री से मुलाकात भी संजय सिंह ने करवाई थी। इस बात का जिक्र है। तो क्या इन आरोपों को भी इनकार कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। विष्णु जी के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शिवम जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिवम जी आप बोलिए, उसके बाद फिर सारे सवालों को लेके विष्णु जी के पास में जाऊंगा। राजन, ईडी की जो चार्जशीट है उसमें इस पूरी शराब नीति के जो विलन है वो एक एक किरदार सामने आ गया है। और कल्पना करिए कि अभी पाठक जी बकायदा डिफेंड करने की भूमिका में आ गए समीर महेंद्रू को और विजय नायर को। अरे भाई, उनके खिलाफ तो साक्ष्य है। उनको जो डिटेन किया, उनको जो अरेस्ट किया, वो साक्ष्य के आधार पे किया, कोई हवा तौर पे नहीं किया। और दूसरी बात, जिस कॉल की बात अभी नीरज भाई कह रहे थे, इस बात को कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जगह दी है कि उनके बीच बाइज्जत एक फेस टाइम का कॉल हुआ और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया फेस टाइम में कि साहब विजय नायर और समीर महेंद्रू उनके ब्लू आइड बॉय हैं, मतलब आंखों के तारे हैं, उन विश्वास पर व्यक्ति हैं और उन पे हर प्रकार से विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। तो जब इतना विश्वास किसी व्यक्ति पे हो, और विश्वास कीजिए कि जब उनके कृत्य इतने शानदार हो, दिल्ली की शराब की नीति को नियंत्रित करना और उसको मैनिपुलेट करने की क्षमता हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना ग्रेव है। ठीक और है। मैं फिर बार-बार कह रहा हूं, अब विष्णु जी को पूरा मौका मिलना चाहिए जवाब देने के लिए। बिना मुखिया के दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। इस बात को बहुत जिम्मेदारी से। सारे सवाल उठ गए, अब विष्णु जी को पूरा मौका मिलना चाहिए जवाब देने के लिए। विष्णु जी, आपने नीरज जी नहीं कहा कि विजय जी को क्या नाम है उनका, विजय नायर जी के अकाउंट में चेक डाला। ठीक है। अब विजय नायर और उनके दूसरे बीच में, वो उनके करीबी हैं। ये कौन तय कर रहा है कौन करीबी? राजनीति में आज कोई करीबी होता है, राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं और नेता होता है। कार्यकर्ता, सुनिए, कार्यकर्ता और नेता होता है। नहीं, आप मत बोलिए सर, आप बताइए ना। आतंकी गृह मंत्री के, जितने देश में आतंक होते हैं गृह मंत्री के साथ उनका फोटो होता है, इसका क्या मतलब होता है? जितने आतंकी घटनाएं होते हैं उनका फोटो निकल के आ जाता है गृह मंत्री के साथ। लेकिन ये मामला क्योंकि अच्छा देखिए, चार्जशीट में मामला आ गया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, तो अब तो अदालत मामले को देखेगी, उसी तरह देखेगी जैसे सत्येंद्र जैन वाले मामले को देख रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है, उसी तरह से अब अदालत इस मामले को देखेगी विष्णु जी, तब तो मानेंगे ना? नहीं, अदालत का काम है देखना, अदालत न्याय करेगी। आप केस करना और अदालत को पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसको न्याय तक पहुंचाना, वो अलग प्रक्रिया है। ठीक है। हमें विश्वास है कि हमारे नेता, हमारी पार्टी इसमें स्वच्छ होकर निकलेगी, जैसा कि आज तक होता आया है। अदालत से कौन इनकार कर रहा है? उसी प्रक्रिया के तहत चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ना?
वो जो प्रक्रिया चल रही है, चार्जशीट, जी जी, उसी प्रक्रिया के तहत चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिसमें कि ये बड़ा खुलासा पहली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बड़ा खुलासा अभी भारत सरकार ने हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए किया, उसके बाद हम अपना तथ्य रखेंगे कोर्ट में। ठीक है, ठीक है, झूठ है, हमारे वकील भी लड़ेंगे। आपका ये आरोप है कि बदनाम करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। नीरज, आप बताइए इस मामले में आगे क्या होना है, क्योंकि चार्जशीट आ गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तो बड़ी गंभीर बातें जो हमने चर्चा भी कर ली, चाहे फोन डिस्ट्रॉय करने का मामला हो, वीडियो कॉल का मामला हो। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई कैसे बढ़ेगी, उसके बाद विष्णु जी कह रहे हैं कि वो मानेंगे उस चीज को। देखिए, इसमें कानूनी कार्रवाई लालचंद अभी भी लगातार चल रही है, चूँकि ईडी ने जो अभी तक जांच की थी, पहली चार्जशीट उसमें फाइल की, और उस चार्जशीट को फाइल करने के बाद जो ईडी की जो जांच है वो लगातार जारी रही। उसके बाद कई सारे जो तथ्य हैं वो इसमें जुड़े। आप अगर देखें कि जो पिछली यानी जो पहली चार्जशीट थी उसमें फेस टाइम कॉल का जिक्र नहीं था, अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं था उसमें, तो कुछ नए तथ्य जांच के दौरान जो ईडी है उसको मिले थे, और उसके बाद ही जो सप्लीमेंट चार्जशीट है वो फाइल की गई। इसके साथ ही अभी भी जो जांच का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, और ईडी को अगर लगेगा, अगर अरविंद केजरीवाल या दूसरे जो लोग हैं उनसे पूछताछ करना जरूरी है इस केस को सुलझाने के लिए, या इस केस को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि ईडी अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही इसमें पूछताछ कर रही है। लालचंद, उनको अदालत को सूचित करना पड़ता है, बताना पड़ता है अदालत को, उनके निर्देश स्टेप बाय स्टेप जो कदम है ईडी के वो अदालत में उनको रखने पड़ते हैं। उसी के आधार पर वो अपनी जो जांच है उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो नए तथ्य आप चार्जशीट में ईडी ने फाइल किए हैं, और जांच में जो नए तथ्य आएंगे उसके आधार पर ईडी कार्रवाई करेगी, और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। शिवम जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि इतना बड़ा खुलासा ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, हालांकि विष्णु जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन बीच में हमने देखा था कि दिल्ली बीजेपी बड़ी एक्टिव थी। अब जब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इतने बड़े खुलासे सीएम के लिए, डिप्यूटी सीएम के लिए हुए हैं, तो आपकी क्या फिर से एक्टिविटी बढ़ेगी दिल्ली बीजेपी की क्या? लालचंद जी, एक्टिविटी कभी बंद नहीं थी। हाँ। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस है, हाँ। और निश्चित न्यायालय में मामला चलता है तो न्यायालय के हिसाब से चलता है। हाँ। अब ये सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट में तो कह रहा ना, फिर मैं आपके चैनल पर पहले भी बोल चुका लालचंद जी, आपके शो के साथ कह चुका हूँ, और इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बार बार कहता था कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बनाए ये दिल्ली की शराब नीति दिल्ली में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती थी। इसका जो ड्राफ्ट था वो फाइनल हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम तो इस बात को पहले दिन से स्वीकार कर रहे हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल इसके अंदर मुख्य आरोपी होने ही चाहिए। अब तो ये मामला इन्वेस्टिगेशन के तौर पे चल रहा है, चलते कुछ हो चुकी है, देखते हैं दूसरे मामले में होगा। हाँ विष्णु जी। लालचंद जी, दिल्ली में बीजेपी कभी चैन से बैठती नहीं है। हाँ, दिल्ली में बीजेपी चुनाव से सर मैं बीजेपी लिए थोड़ा बोल दूं, जरूर बीजेपी की बड़ाई कर दूं। दिल्ली में बीजेपी तो मैं सैल्यूट करता हूं कि बीजेपी कभी बैठती नहीं है। बीजेपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हारने के बाद, और अभी तक मेयर बनने नहीं दे रही है, दिल्ली में सरकार बनने नहीं दे रही है, बीजेपी दूसरे मिशन पे लगी हुई है। अलग बात है कि वो हमारे पार्षदों को नहीं तोड़ पाते हैं और गैप बहुत ज्यादा है। बीजेपी कभी बैठती नहीं है, बीजेपी से तो हर पार्टी को सीखनी चाहिए। चलो कुछ तो है बीजेपी में सीखने लायक, आपने भी माना। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, शिवम जी जुड़ने के लिए, और नीरज आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा, जाहिर सी बात है कि इस चर्चा में हम बात कर रहे थे कि बड़े खुलासे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है लेकिन बड़े खुलासे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये दिल्ली की राजनीति को और इस पूरे मामले को किस तरफ लेकर जाती है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन।
स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पर हालात लगातार बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। तो ये आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कोई मुहिम चला रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में कोई मुहिम वहां आतंकवाद के खिलाफ चलाई जा रही है क्या। दरअसल पेशावर मस्जिद में तहरीक तालिबान के हमले और 100 नमाजियों की मौत के बाद हुकूमत ने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाने के बजाय विपक्षी दलों से मदद मांगी है। पीएम शहबाज शरीफ देश में आतंकी संगठनों के खिलाफ सबको खड़े होने की नसीहत दे रहे हैं। आतंकवाद को हराने के लिए वो राष्ट्रीय एकता को जरूरी बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि शहबाज शरीफ सरकार इमरान खान के लॉन्ग मार्च से घबराई हुई है और वो सभी विपक्षी लीडरों से संवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में भले ही आटा की भारी किल्लत हो, लेकिन आतंकियों के पास बारूद तो बहुत है, कोई कमी नहीं है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके करके इंतजामिया के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों में। IMF ने किसी भी आर्थिक मदद से इनकार कर दिया है, तो चीन ने भी ऋण की कोई अगली किस्त देने से मना कर दिया है पाकिस्तान को। आतंकी घटनाओं में आई तेजी के बाद चीन के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो चल रहे हैं वो ठप पड़े हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने चीन के सभी कामगारों अधिकारियों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने का निर्देश दिया है, यानी कि अब हाथ खड़े कर दिए हैं सुरक्षा के मामले में। पाकिस्तान ने सुरक्षा का जिम्मा इन कंपनियों को, चीनी कंपनियों को खुद उठाने के लिए कहा है। दरअसल आर्थिक तंगी के कारण अगर मुल्क तहरीक तालिबान के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च कहां से करेगी, ये तो उसके बस में ही नहीं है। सवाल ये भी है कि भारत को डराने और दुनिया से भरपूर पैसा उगाने के लिए पाकिस्तान ने जिन आतंकी संगठनों को खड़ा किया था, क्या वही सांप आज डस रहा है पाकिस्तान का दुश्मन बनकर। जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमसे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ता चला जा रहा है आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए, अब वो विपक्षी दलों से समर्थन मांग रही है शरीफ सरकार। क्या शरीफ सरकार की इस मदद मांगने में उतनी ही शराफत है क्या, या कुछ और है इसके पीछे? देखिए लाल जी, जब आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसी समय में आप देखिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने भी देश के अवाम के नाम चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की जनता को बताया है कि ये सारे बेईमान लोग हैं जो एकजुट हुए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो ये इसमें कसूरवार है वो पाकिस्तान की आर्मी है जी। तो आप इस सब बात से समझ सकते हैं कि तहरीक तालिबान भी अपने पाकिस्तान की उस जनता के नाम अपील कर रही है, जिस जनता के नाम अपील करते हुए शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये देश को एकजुट होना होगा इस आतंकवाद को हराने के लिए। तो क्या आज पाकिस्तान के जो बगीचे में पाले हुए सांप हैं वो इस कदर उन्हें डस रहा है कि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? ये वही सारे सांप है जिसको पिछले 40 साल से आप देखिए पाकिस्तान अपना एक फॉरेन पॉलिसी बना के इतने सारे दर्जनों मिलिटेंट आउटफिट को वहां खड़ा किया, दर्जनों वहां पे तंजीम खड़ा किया और कभी उसने अफगानिस्तान के में बंदूक थमाई और कभी कश्मीर के लिए बंदूक थमाई। आज वो सारे बंदूक के हालत वो है कि आप पाकिस्तान में आज आटा नहीं मिल रहा है लेकिन बारूद का ढेर है, बारूद का धुआं आपको चारों बगल दिख रहा है। तो ये स्थिति को समझने के लिए भी हमें जरूरत है कि इस पाकिस्तान एज ए नेशन आज पहली बार अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पूरे देश को इसमें यूनाइट होना होगा और इसके लिए वो इमरान खान को आगाह कर रहे हैं, इमरान खान से को कह रहे हैं कि हम सारे लोग बैठ के सारे लोग बातचीत करके इस आतंकवाद को हराएं। तो ये उनको ये बात समझ में इतनी देर में क्यों आई इस पाकिस्तान को कि भाई एक नेशन को बनने में आतंकवाद की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, जो ये पाकिस्तान को 70 साल के बाद समझ में आई है। लाल जी, एक बात और, जैसे चीन जो है वो ऋण देने से मना कर रहा है, पहले बहुत बार दिया लेकिन अब नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब की जो पाकिस्तान के पंजाब की सरकार है वो कह रही है उनकी कंपनियों को कि अब अपनी सुरक्षा खुद करें। क्या ये दोनों का कोई कनेक्शन है कि भाई वहाँ से कुछ अब मिल नहीं रहा तो अब हम क्यों उसका जिम्मा उठाएं उनकी कंपनियों की, कामगारों की सुरक्षा की?
देखिए राजी, सबसे बड़ा मुश्किल जो है अभी आईएमएफ है, उसके सामने में चैलेंज है। और ये आईएमएफ के जो कंडीशंस हैं, उसी कंडीशंस पर पाकिस्तान को कोई भी ऐसा पैकेज या और अगला जो है उसका ऋण का किस्त मिल सकता है। अब चीन ने अपने सब जितने भी सीपीसी प्रोजेक्ट है उसके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको लेके ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में एक बड़ा उसका एक क्रांतिकारी कदम है, उसी सीपीसी के कारण पाकिस्तान कर्ज के जाल में इस तरह से फंसा हुआ है कि अपने पूरे जीडीपी के 30% जो है वो चीन के सिर्फ वो ऋण की अदायगी और इंटरेस्ट की अदायगी में खर्चा करता है। और आज पाकिस्तान उस ऋण की अदायगी करने की हालत में नहीं है। उसकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक हफ्ते भी किसी को पेमेंट करने की हालत में नहीं है। तो इस हालत में जब चीन ने उसको कोई भी ऋण देने से बंद कर दिया, तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सर्कुलर आया है कि उसमें पाकिस्तान में काम कर रहे सारे चीनी अधिकारियों, चीनी कंपनियों को कहा गया है कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतना पैसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल कंपनी और उनके ऑफिसर्स और उनके कामगारों को सुरक्षा दे सके। तो ये एक आतंक का जो खतरा है वो पूरे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अस्तित्व पे सवाल निशान लगा दिया है। जो वो पूरे आप एक बिजली के कटौती में आप 8 बजे से अपने सारे शहर के कारोबार एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, और दूसरे जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना रहे हैं सो कॉल्ड, तो उनको आप कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखिए, पाकिस्तान के पैसा नहीं है। और यही स्थिति जो है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अगर ये चुनौती दे रहा है, तो पाकिस्तान अपने फौज को अभी उसके खिलाफ में अभियान खड़ा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और इसलिए ये जो नेशन एड्रेस हो रहा है शहबाज शरीफ का, तो उसका यही कहना है कि इमरान कम से कम अपने ये जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, वो कम से कम कुछ दिनों के लिए शांत रहें और एज ए नेशन वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए दिखे। लाल जी, और इस बीच में जो आईएमएफ है वहाँ से काफ़ी उम्मीदें पाली हुई थी पाकिस्तान ने कि काश वहाँ से कोई दरवाज़ा खुल जाए, और आईएमएफ अगर हरी झंडी देगा तो शायद कुछ दूसरे देश भी मदद पाकिस्तान को कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए लाल जी, इस कर्ज का जो हालत है, किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री से जो मदद मिलती है वो उसके अपने जीडीपी का सबसे बड़ा होता है कि वो कंट्री पैसा चुकाने की स्थिति में है या नहीं है। बिल्कुल, ये पूरा टेस्ट जो है वो आईएमएफ को करना है। और आईएमएफ बार बार जो कंडीशन लगा रहा है, जैसे आईएमएफ ने अभी कहा कि आपके, कल ही आईएमएफ का ये शर्त आया था कि आपके 600 अरब रुपए का जो इलेक्ट्रिक सब्सिडी है उसको आप खत्म कीजिए। आप जो टैरिफ चार्ज है उसको एक जनरल पूल में बनाइए और उसमें सबको उसमें टैक्स देने के लिए बोलिए, रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगर पाकिस्तान, अगर आज की जो 25% की महंगाई दर है वहां पे, आप देखिए वहां आटे चावल दाल के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और हर जगह हर शहर में आप एक तरह से देखिए कि विद्रोह की स्थिति बनी है। इस हालत में अगर पाकिस्तान कोई चार्ज बढ़ाता है, कोई सरचार्ज बढ़ाता है या ड्यूटी लगाता है या टैक्स बढ़ाता है लोगों पे, तो क्या वो लोग पाकिस्तान में इस देने की स्थिति में हैं? अगर वो नहीं है तो इस खतरे को पाकिस्तान समझ रहा है कि आईएमएफ जो बात अभी सामने में रखा है उसको अभी लागू करने में पाकिस्तान स्थिति में नहीं है। वहां एक गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। इसलिए जब तक भी वहां पे जो रेवेन्यू मॉडल है वो पाकिस्तान अपने लिए खड़ा नहीं करेगा, तब तक शायद चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, सऊदी हो, गल्फ कंट्री हो, चीन हो, कोई भी उसको अगला ऋण देने की हालत में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि लगातार मुश्किलों में पाकिस्तान उस भंवर में फंसता जा रहा है जहां से निकलने का उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से भी देख लें या फिर आर्थिक रूप से। और अब तो इन दोनों का असर ये भी है कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान फंसता जा रहा है पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद जी। और वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज के एक और बड़े एजेंडे की बात। देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब एक बड़ी खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से। और ये बड़ी खबर क्या है कि बाल विवाह को लेकर असम सरकार बेहद सख्त हो गई है। अभी तक करीब 4000 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है और 1800 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बढ़ती हुई आबादी और बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर असम सरकार का यह कड़ा फैसला। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने आज से बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले जिन्होंने 14 से लेकर 18 साल तक की लड़कियों की शादी कर दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि 3 फरवरी 2023 से इन मुकदमों पर जांच शुरू, यानी आज से ही, और विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुकदमों की जांच मजबूत हो, आरोपियों को सख्त सजा मिले ताकि कोई आइंदा इस बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने की सोच भी ना सके, ये सीएम ने कहा है। पिछले महीने असम मंत्रिमंडल ने बाल विवाह की बुराई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने इस मामले पर? असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह से संबंधित मामलों में अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मुकदमों के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आइए सुनते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को। 8 বজালৈকে 1800 ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু দিনটো চলি থাকিব নেক্সট 3-4 ডেজত। আপোনালোকক ডিটেইলছ মই ডিজিপিক কৈ থৈছোঁ। ডিজিপি আজি গধূলি প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'ব, কাৰণ মোৰ লগতো ডিটেইলছ নাই, কিন্তু এইটো বাই ইভিনিং এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ইমাৰ্জ কৰিব যে কিমান এৰেষ্ট হৈছে। तो असम सरकार के इस फैसले की निश्चित तौर पर तारीफ की जानी चाहिए, खास तौर पर बच्चियों के अधिकारों को लेकर। जिस तरह से बाल विवाह की प्रथा, कुप्रथा कहिए, वो है, और कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके ये कुप्रथा जारी है, उस पर असम सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगले एजेंडे की तरफ। और अगला एजेंडा वो आंखों की रोशनी से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहा है मोतियाबिंद रोग मुक्त बनारस बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान। 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों की आंखों की जांच। मोतियाबिंद से प्रभावित लोगों का चित्रकूट में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जा रहा है। पीएम मोदी की प्रेरणा और पहल से 500 से भी अधिक लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हो भी चुका है। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन का लाभ उठाने वाले वाराणसी के लोग ऑपरेशन के बाद बेहद खुश हैं, पीएम का धन्यवाद कर रहे हैं। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी, ये अभियान का नाम है। ये 1 साल तक चलने वाला है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की आंखों की जांच कर रही हैं। आंखों की जांच के लिए बनारस के 2000 से भी अधिक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया गया है। पहले चरण में काशी शहर जो है वहां पर, और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में आंखों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। तो सफल ऑपरेशन के बाद लोग अपने सांसद पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके जैसा सांसद और पीएम जिंदगी में शायद दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, इस अभियान के तहत अगर कुल बात करें तो लगभग 6 से 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होनी है, जांच होनी है, जिसमें 95,000 लोगों की जांच तो हो चुकी है। 5000 दृष्टि दोष से प्रभावित लोगों को चश्मा भी दिया गया है, और जैसा कि हमने बताया कि 500 लोगों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इस अभियान की तारीफ की है। लेकिन ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जो वहां के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनको जो फायदा हो रहा है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम असहाय लोगों का मतलब जो सहारा हम लोग का बने हैं मोदी जी। 15 साल से हम आँख के बहुत परेशान थे, आने का, जाने का, खाना पीना का, रहने सहने का, सारी व्यवस्थाएं हम लोग के लिए सुलभ थी। अपने ऑपरेशन के लिए गए थे रामनगर, वहाँ से व्यवस्था अपना ले गए थे बस से, सब सुविधाएं अच्छी थी वहाँ पे, और सारा काम अच्छा, व्यवस्था बहुत बढ़िया भैया, वहाँ पे बहुत अच्छा सब सुविधा था। वहाँ के जाके ऑपरेशन हुआ, अच्छे से हुआ, सुविधा सब अच्छे से हुई, सब देखभाल अच्छे से हुआ,
बहुत अच्छा लगा हमें। ऑपरेशन बड़ी बढ़िया ढंग से हुआ और आने पर फिर हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ, बहुत फैसिलिटी मिली। हम तो यह कह रहे हैं कि जैसा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा ज़िंदगी में कोई प्रधानमंत्री अइबे नहीं करेगा। देखिए, बनारसी भाषा में कह रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री अइबे ने कही। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। नितेंद्र, ये जो अभियान है इसके बारे में तो काफ़ी कुछ आपकी रिपोर्ट के हवाले से हमने बताया भी, लेकिन ज़रा कुछ और बताइए कि इस अभियान की शुरुआत कब और कैसे हुई और पीएम मोदी की प्रेरणा से इस अभियान की शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल, देखिए दिसंबर में इस अभियान की शुरुआत हुई थी और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि 1 साल के भीतर बनारस डिस्ट्रिक्ट और बनारस जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसको मोतियाबिंद मुक्त करना है। जो लोग भी मोतियाबिंद से प्रभावित है उनकी जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर जरूरत पड़ता है तो उनकी सर्जरी की जाएगी और अगर किसी को जरूरत पड़ता है कि उनको चश्मा दिया जाएगा तो वो भी मुहैया कराया जाएगा। और ये 1 साल के भीतर करना है। शुरुआत में पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में और उसके बाद जो दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को चलाया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया है और कैंप लगा करके घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। और जिस घर में भी अगर 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनमें मोतियाबिंद की शिकायत पाई जा रही है तो उनको कैंप में ले जाया जा रहा है। वहाँ से चित्रकूट में जो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय है जहाँ पर मोतियाबिंद की सर्जरी होती है और आने और ले जाने का खर्चा मुफ्त में होता है। जो लोग जाते हैं उनको कुछ भी वहन नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ उनको खाना पीना रहने तमाम चीज़ों की सुविधा होती है और वो भी मुफ्त में। तो एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और बहुत ही तय सीमा के अंदर 1 साल के भीतर जो बनारस डिस्ट्रिक्ट है या बनारस संसदीय क्षेत्र है उसको मोतियाबिंद रोग से मुक्त कर दिया जाएगा। और इससे आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से इस अभियान का स्वागत किया और कितना वो अपने सांसद जो प्रधानमंत्री भी हैं उनके प्रति आभार भी जताया और बहुत खुशी भी जताया उन्होंने। और बहुत ही टारगेट तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है। नितेंद्र, हमने ये भी आपकी रिपोर्ट में देखी कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन जिनको चश्मों की ज़रूरत है उनको भी चश्मे काफ़ी संख्या में वितरित किए जा रहे हैं। जिन्हें भी चश्मे की ज़रूरत है तो इस योजना में ये भी शामिल है कि जिनको चश्मे की ज़रूरत है उनको मुफ्त में चश्मा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनकी जो आंखों की जांच की जा रही है। कई लोगों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, कई लोगों को मोतियाबिंद है। तो मान लिया जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नज़र के चश्मे की ज़रूरत है, तो उनको चश्मा भी मुहैया कराया जा रहा है और ये भी मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। अगर हम देखें बीते 1-1.5 महीने में करीब 5000 से अधिक लोगों को चश्मा दिया जा चुका है और करीब 1 लाख लोगों की अब तक जांच हो चुकी है। और अगर पूरे पॉपुलेशन की बात करें अगर बनारस की तो करीब 7-8 लोगों को टारगेट में रखा गया कि उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनकी आंखों की जांच की जाएगी। तो बहुत ही एक सधे तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट उसी पर आने वाला काशी के लोग स्वस्थ रहेंगे तो काशी के विकास में उनका योगदान उसी पर आने वाला था कि पीएम ने भी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस अभियान के बारे में ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री ने भी अभियान के बारे में ट्वीट किया। प्रधानमंत्री जी ने भी उनके ट्विटर हैंडल से काशी के लोगों को कहा कि इस अभियान में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका उन्होंने स्वागत किया। साथ ही साथ कहा कि अगर आप काशी के लोग स्वस्थ होंगे तो काशी के विकास में उनका अहम योगदान होगा और काशी बहुत तेज गति से विकास की गति पर। बिल्कुल, जरूरत तो ये है कि काशी के इस अभियान की तरफ पूरे देश में अभियान चलाएं। पूरे देश के सांसद प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर, जैसे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में ये अभियान चल रहा है, सभी जगह पर चलनी चाहिए इस तरह के अभियान। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता नितेंद्र जुड़े थे और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। लेकिन डीडी न्यूज पर इस बीच में खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला तो लगातार जारी है। नमस्कार।